ये कहानी है गर्मी में किसान की ईमानदारी। पिंकी, उर्मिला, जल्दी से आ जाओ, खाना लग गया है। माँ जी, आपके लिए खिचड़ी बनाई है, ये लीजिए। इसमें मैंने थोड़ी बहुत सब्जियां डाल दी हैं। आप भी हाथ मुंह धोकर खा लीजिए। मैं फिर सबके लिए खाना लगा देती हूँ। सुषमा सभी के लिए प्लेट में खाना निकाल कर रख देती है। माधव मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाता है। सुषमा की बेटी पिंकी और नंद भी बाहर से आती है। तुम दोनों खड़े होकर क्या देख रही हो? बैठ जाओ। मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना क्यों नहीं खाओगी? सुबह भी तुमने नाश्ता नहीं किया था और अब दोपहर में भी तुम्हें कुछ नहीं खाना। भाभी, मेरा भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। क्या हुआ तुम दोनों को? खाना क्यों नहीं खा रही हो? आज तो मैंने तुम दोनों की मनपसंद सब्जी बनाई है। तबीयत तो ठीक है ना तुम दोनों की? इतनी गर्मी में बिना पंखे कूलर की ठंडी हवा के बिना खाना नहीं खाया जाता। बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। भैया, आप तो कह रहे थे कि इस साल गर्मियों में आप एक नया कूलर लेकर आएंगे। गर्मी शुरू हुए इतने दिन हो गए, अभी तक आप एक कूलर तक नहीं लेकर आए। उर्मिला, पिंकी कह तो ठीक रही है। रोज रोज इतनी दवाइयाँ खाती हूँ, शरीर में गर्मी पैदा हो चुकी है। रात को गर्मी से बेचैनी होती है। पता है, 3 दिन हो गए हैं मुझे ठीक से ना सोए हुए। हर बार रात भर बेचैनी से मेरी आँख खुल जाती है। पिंकी, उर्मिला, मैं कूलर लाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैंने सेठ जी से बात भी की है, लेकिन तुम लोग तो जानते हो कि मेरा सेठ किस तरह का आदमी है। समय पर तनख्वाह दे दे वो ही बड़ी बात है। आप क्यों उनके पास काम कर रहे हैं जी? कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? सुषमा, तुम तो जानती हो कि मुझे खेती के अलावा कोई और काम नहीं आता है, और हमारा गांव इतना बड़ा भी नहीं है कि मुझे कहीं और काम मिल जाए। काफी बार सोचा कि काम के लिए शहर चला जाऊं, लेकिन वहां जाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, और शहर में तो कोई हमारा है भी नहीं। तुम लोग फिक्र मत करो, आज फिर से बात करता हूँ। माधव जल्दी से खाना खाता है और हाथ धोकर वापस अपने खेती के काम पर चला जाता है। सुबह से शाम माधव सेठ केशव के यहाँ सभी मजदूरों के साथ खेत पर काम करता था। बचपन से ही माधव को किसान का काम मिला था, इसलिए उसे इस काम के अलावा और कुछ काम नहीं आता था। सुबह से शाम तक बेचारा गरीब किसान माधव काम करके जब शाम को अपने सेठ केशव के पास जाता है। तेरा काम हो गया है और तू अभी तक घर नहीं गया? कल सुबह जल्दी आ जाना काम पर, हफ्ते भर में फसल कटने वाली है, याद है ना? बहुत काम है। सेठ जी, मैं सुबह समय पर आ जाऊंगा। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, घर में एक पंखा तक नहीं है। सभी को काफी गर्मी लगती है, और मेरी माँ तो हर रोज दवाइयाँ खाती है। उनकी तो गर्मी से हालत बहुत खराब है। अगर थोड़े पैसे एडवांस में मिल जाते तो मैं शहर से एक नया कूलर ले आता। जानता भी है कूलर कितना महंगा आता है। अरे साल भर किश्त भरता रहेगा ना, तो भी कूलर के पैसे नहीं चुका पाएगा। और कहाँ इतनी गर्मी है, यहाँ हम तो खुद रात में पंखा कूलर बंद कर देते हैं और आराम से बाहर आंगन में जाकर सोते हैं। तू या तेरा परिवार क्या किसी राजघराने से है जो बिना कूलर पंखे के उन्हें नींद नहीं आएगी? सबको बोल के रात में आंगन में जाकर सो जाए। ठंडी ठंडी हवा में बढ़िया अच्छी नींद आती है। चल अब जा यहाँ से। माधव उदास होकर घर आता है। माधव के चेहरे की उदासी देख सुषमा सब समझ जाती है और उससे कूलर के बारे में कुछ नहीं कहती। शुरुआती दिनों में तो माधव का परिवार जैसे तैसे उस गर्मी में अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, और अब बिना गर्मी के सभी परिवार की हालत काफी खराब हो जाती है। माँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, देखो ना, हाथ और गर्दन पर गर्मी के दाने भी निकल आए हैं। माँ बाबा, कूलर कब आएगा? अभी इस गर्मी में तो मच्छरों ने भी बहुत परेशान कर रखा है। रात भर मच्छर काटते रहते हैं।
और दिन में तो इस गर्मी में सुकून ही नहीं मिलता, ना घर रह सकते ना बाहर जा सकते हैं। तुम लोग परेशान मत हो, माधव लगे हुए हैं कोशिश करने में, वो जल्द ही कूलर ले आएंगे। बेचारा माधव था तो एक गरीब किसान, चाहकर भी वो अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। सभी लोग घर में बैठे होते हैं कि तभी अचानक माधव की माँ कलावती को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। हे भगवान, माँ जी को क्या हुआ? माँ जी उठिए ना, उर्मिला जल्दी से पानी लेकर आओ। दादी माँ क्या हुआ आपको? उठो ना दादी माँ, दादी माँ उठ क्यों नहीं रही है? सुषमा, उर्मिला, तुम माँ को जल्दी से होश में लाने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। माधव भागता हुआ गांव में बने एक डॉक्टर के घर जाता है और वहाँ से डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर के चेकअप करने पर सभी को पता चलता है कि कलावती की बेहोशी का कारण गर्मी है। आप लोग तो जानते हैं कि ये कितनी दवाइयाँ खाती हैं, इनके शरीर में काफी ज्यादा गर्मी हो चुकी है। इतनी गर्मी के साथ ये इस गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगी? आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और एक कूलर का इंतजाम करना होगा, वरना आने वाले समय में इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इनके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि ये गर्मी को बर्दाश्त कर सके। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा? मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं माँ का ख्याल रखूंगा। आखिरकार क्यों मैं एक गरीब किसान हूँ? अगर अच्छी जगह काम कर पाता तो आज मेरे परिवार की ऐसी हालत नहीं होती। माधव काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। आस पड़ोस में सुषमा थोड़े से पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी पड़ोसी उनकी गरीबी की हालत देखते हुए उन्हें उधारी नहीं देता। वहीं माधव आज फिर से डरते डरते अपने सेठ केशव से पैसों की बात करता है। आप मेरे हालत क्यों नहीं समझ रहे हैं? आज मेरी माँ बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने गर्मी से बचने के लिए कहा है। अब इस गरीबी में मैं कैसे अपने परिवार और माँ को गर्मी से बचाऊं? आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, भले ही कुछ महीनों तक मुझे बिल्कुल तनख्वाह मत दीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझ गरीब किसान पर एहसान कर दीजिए। अगर तू जैसे गरीब किसान पर एहसान किया ना, तो कल को दूसरा आएगा और परसों कोई तीसरा। तुम गरीब किसानों पर एहसान करते करते मेरी तो तिजोरी ही खाली हो जाएगी। देख माधव, आज तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर तू फिर से मेरे पास पैसे मांगने आया ना, तो तुझे काम से निकाल दूंगा और इस गांव में फिर तुझे कोई भी अपने खेत पर काम पर नहीं रखेगा और ना ही तुझे तेरी तनख्वाह दूंगा। इसलिए चुपचाप से काम कर और हफ्ते हफ्ते अपनी दिहाड़ी लेता रह। माधव चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ना वो इस काम को छोड़ सकता था, ना ही उसकी कोई मदद कर रहा था। वहीं उसकी सास को गर्मी से बचाने के लिए सुषमा बार बार मटके में भरे ठंडे पानी की पट्टी सुषमा के हाथ पैरों पर लगा रही थी। उर्मिला और पिंकी सुबह से शाम उर्मिला को पंखा करती हैं, लेकिन इसका उर्मिला की सेहत पर कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता और उर्मिला के साथ साथ अब घर में बाकियों की भी गर्मी से हालत खराब होने लगती है। बेटा, तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, शाम होने को आई है, थोड़ा सा तो खा लो। अगर कुछ खाओगी नहीं तो शरीर में ताकत कैसे आएगी? मैं पहले ही गर्मी से इतनी परेशान हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी खाया तो बेचैनी होने लगेगी, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। अभी गर्मी बर्दाश्त के बाहर है, या तो भगवान अपना कुछ चमत्कार दिखाए या हमें पास अपने बुला ले। मैं तड़प तड़प के इस गर्मी में नहीं मरना चाहती। ऐसा क्यों कह रही हो? शुभ शुभ बोलो। अगर तुम में से किसी को भी कुछ होता है तो मेरा और माधव का क्या होगा? भगवान है ना, आज नहीं तो कल उसकी आंखें जरूर खुलेंगी और वो जरूर हमारी मदद करेगा। सुषमा खुद इस गर्मी से काफी ज्यादा परेशान थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वहीं माधव घर के बाहर से सुषमा की सारी बातें सुन रहा था, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर के पास ही बना देवी के मंदिर के पास जाकर बैठकर हाथ जोड़कर उनके सामने रोने लगता है। हे देवी माँ, तूने जिस गरीबी में हमें पैदा किया, जिस गरीबी में मैं बड़ा हुआ, जिस गरीबी में मेरा परिवार जी रहा है,
उस गरीबी को लेकर मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा। आपकी दी हुई दाल रोटी खाकर भी मैं और मेरा परिवार काफी खुश था। लेकिन आप तो जानती हैं ना कि आज मेरे परिवार को आपकी कितनी जरूरत है। गर्मी से सभी की हालत काफी ज्यादा खराब है। अगर कुछ दिनों में घर में कूलर नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। देवी माँ, अब तो अपना चमत्कार दिखाओ। मैं गरीब किसान हूँ, मेरे पास खुद का भी खेत नहीं है जिस पर मैं खेती करके अपने परिवार की जरूरत को पूरा कर सकूं। दूसरों के खेत में काम करके जो पैसे मिलते हैं उसी से गुजारा चलाता हूँ। देवी माँ, अब तो अपनी इस भक्त की पुकार सुन लो। माधव देवी माता के सामने काफी रोता है और उनसे प्रार्थना कर घर वापस आता है। अगले दिन माधव जब हर रोज की तरह सेठ केशव के खेत पर खेती कर रहा था कि तभी उसे जमीन में कुछ सख्त महसूस कुछ दिखाई देता है। अरे, ये जमीन में क्या है? कोई बड़ा पत्थर तो नहीं है? माधव जैसे ही जमीन को खोदता है तो उसे वहाँ एक बक्सा मिलता है और उस बक्से के अंदर ढेर सारे सोने के जेवरात सिक्के होते हैं, जिसे देख माधव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये तो सच में सोने के सिक्के और जेवरात हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों से ये सब देख पाऊंगा। सालों पहले हमारे गांव में राजा महाराजा का राज हुआ करता था। लगता है ये उसी वक्त का खजाना है। माधव वो सारे खजाने को उठाता है और सबकी नजरों से छुपाते हुए अपने घर को चला जाता है और घर आकर सभी को खजाना दिखाते हुए सारी बातें बताता है। देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। थोड़ी देर में सुनी, लेकिन ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली। कितना बड़ा खजाना हाथ लग गया है हमारे हाथ में। जितना हमने उस ऊपर वाले से मांगा था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर उन्होंने हमें दिया है। अब तो हमारे घर में नया कूलर आएगा ना? अरे पिंकी, सिर्फ कूलर ही नहीं बल्कि अब तो एसी, पंखा, फ्रिज, बेड सब कुछ आएगा। जिन जिन चीजों की हमें जरूरत थी वो सब हम लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं देवी माँ को प्रसाद चढ़ाना चाहता हूँ। उन्हीं की कृपा से तो आज हम सबकी जिंदगी बदली है। माधव जल्दी से मिठाई लेकर आता है और देवी माँ को भोग लगाकर अपने परिवार में बांटता है। उस खजाने से माधव सबसे पहले अपने परिवार वालों के लिए एक नया पंखा, कूलर और ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज को लेकर आता है। इस कूलर के अंदर से तो बिल्कुल एसी जैसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कितना अच्छा लग रहा है कूलर के सामने खड़ा होकर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर जितनी भी गर्मी थी वो सारी उड़न छू हो गई है। बहुत सुकून मिल रहा है इस कूलर की ठंडी हवा में। बाबा, मेरा ठंडी ठंडी कुल्फी खाने का भी मन कर रहा है। मेरे लिए कुल्फी लेकर आइए ना। कुल्फी क्यों? आज तो मैं अपनी गुड़िया रानी के लिए बर्फ का गोला लेकर आऊंगा। माधव जल्दी से बाहर जाता है और सभी घर वालों के लिए एक एक कुल्फी और बर्फ का गोला लेकर आता है। कुछ दिन पहले जहाँ माधव का परिवार गर्मी से परेशान था, तो अब वहीं इन सब गर्मी का वो आनंद ले रहे थे। माधव जल्दी एक बड़ी सी जमीन खेती के लिए खरीद लेता है, जिस पर वो गांव के कुछ मजदूरों के साथ मिलकर खेती करता है और उन्हें हक के बराबर पैसे भी देता है। जैसे ही ये सारी बात माधव के सेठ केशव को पता चलती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आखिरकार ये सब कैसे हो गया? जो माधव कल तक मेरे पास पैसा लेने के लिए गिड़गिड़ाता था, सुबह से शाम तक नौकरों की तरह मेरे खेत में काम करता था, आज उस माधव के पास मुझसे भी बड़ा खेत है। मेरे तो खेत के कई सारे मजदूर काम छोड़कर अब माधव के खेत पर काम करने लग गए। आखिरकार इतने पैसे माधव के पास आए कहां से? उसे कहीं कोई खजाना तो नहीं मिल गया? अरे सेठ जी, खजाना ही तो मिला है। क्या मतलब? खजाना मिला? सेठ जी, सुनने में आया है कि केशव आपके ही खेत में काम करता था। उसी जमीन के नीचे उसे एक सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ बक्सा मिला। इस खजाने की वजह से तो आज वो इतना ज्यादा खुश है और उसके पास हर चीज है।
क्या कहा तुमने? उसे वो खजाना मेरी जमीन के नीचे से मिला। अगर वो खजाना मेरी जमीन के नीचे से मिला है तो वो मेरा हुआ ना। वो तो आपका ही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। वो खजाना तो अब माधव ने ले लिया है और उससे न जाने क्या क्या खरीद लिया है। और ये बात भी गांव में हर किसी को नहीं पता। पंचायत भी माधव के पक्ष में होगी, लेकिन ये हो सकता है कि जिस खेत की जमीन के नीचे माधव को खजाना मिला वहां पर और भी खजाना हो। वैसे भी सालों पहले हमारे गांव में राजा महाराजा रहा करते थे। अगर माधव को खजाना मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं? पहली बार जिंदगी में तूने कोई पते की बात कही है। जल्दी से 3-4 नौकरों को लेकर हम अभी जमीन खोदना शुरू करते हैं। खजाने के लालच में आकर केशव उन जमीनों की खुदाई शुरू कर देता है जिन पर फसलें उग चुकी थी। केशव के पास लगभग 5 खेत थे। उन 5 में से वो 3 खेतों की खुदाई कर चुका था। सारे फसलें खराब हो गई थी, लेकिन नौकरों को अभी तक किसी भी खेत की जमीन में खजाना नहीं मिला था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सारी जमीन खोद दी। ऊपर ऊपर से क्या देख रहे हो? थोड़ा और अंदर खोदो। जो राजा महाराजा जमीन की गहराई में खजाना दबाते थे ना, वो ऊपर ऊपर, उसे अच्छे से देखो। केशव लगातार 1 हफ्ते तक अपनी जमीन की खुदाई करता है। 5 खेतों की फसल पूरी तरह से केशव ने बर्बाद कर दी थी और किसी भी खेत की जमीन में केशव को खजाना तो दूर, एक सोने का सिक्का भी नहीं मिला था। पूरे खेतों की फसल बर्बाद कर दी, लेकिन मेरे हाथ तो एक तांबे का सिक्का भी नहीं लगा है। भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? लालच में आकर अपने हाथों से अपनी ही फसल को बर्बाद कर दिया। अब क्या करूं मैं? सेठ जी, अब तो भगवान ही आपका मालिक है। सभी नौकर केशव को छोड़कर चले जाते हैं और बेचारा केशव अब काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। केशव के पास काफी समय से पैसों की तंगी थी। इन खेतों के फसलों को ही बेचकर केशव के पास पैसे आने वाले थे, लेकिन अब फसल बर्बाद होने की वजह से केशव के पास कुछ भी नहीं बचा था और वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। वहीं गरीब किसान माधव ने आज तक अपने जीवन में कभी कोई चोरी नहीं की, ना ही कोई गलत काम किया था, जिसके चलते उसे उसकी ईमानदारी का फल मिलता है। लेकिन जैसे ही केशव के हालातों के बारे में माधव को पता चलता है तो उसे केशव के लिए काफी बुरा लगता है और जो माधव के पास बचा कुचा खजाना था वो उसे लेकर केशव के घर जा पहुंचता है। माधव को अपने घर में उस बचे हुए खजाने के साथ देखकर केशव काफी ज्यादा हैरान होता है। माधव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये खजाना यहाँ क्यों लेकर आए हो? कहीं तुम ये खजाना दिखाकर मेरी हालत का मजाक तो नहीं उड़ाना चाहते? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ और मेरे हालात का मजाक मत उड़ाओ। सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ आपके हालातों का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। कम से कम आपके पास 4 दीवारी का ये भरा पूरा घर तो है। सोने के लिए नर्म बिस्तर और गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखा, एसी सब कुछ है। लेकिन मुझ गरीब के पास क्या था? आपने भले ही बुरे वक्त में मेरा साथ ना दिया हो, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि आपके दिए हुए पैसों से ही तो मेरे घर का चूल्हा जलता था। माता रानी ने मेरी प्रार्थना को पूरी करते हुए मुझे ये खजाना दिया। इस खजाने से मैंने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा किया और अब अपने रोजगार के लिए खेत भी खरीद लिया है। बिना इस खजाने के भी मेरा परिवार तीनों वक्त पेट भर कर खाना खा सकता है और हमारे पास जरूरत का सामान भी है। मैं आपके इन हालातों को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं ये खजाना आपको देने आया हूँ। भले ही देवी माँ के आशीर्वाद से मुझे ये खजाना मिला हो, लेकिन ये मिला तो मुझे आपके जमीन पर ही है। इस पर आपका पूरा हक है। आप इस खजाने से अपनी मदद कर सकते हैं।
अपने इतने बुरे बर्ताव के बावजूद भी माधव को अपने बुरे समय में इस तरह काम करता देख केशव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माधव के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो। जिस वक्त मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी उस वक्त मैंने नहीं की, और आज मुझे मदद की जरूरत है तो तुम ही खजाना लेकर मेरी मदद करने के लिए आ गए। अगर तुम्हारी जगह मैं होता या कोई और होता तो वो कभी ये नहीं करता। एक गरीब किसान की ईमानदारी मैंने आज अपनी आंखों से देख ली। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। अगर हम एक दूसरे के बुरे वक्त में काम ना आए तो इंसानियत किस बात की। आप ये खजाना लीजिए। अब इस खजाने पर पूरा आपका हक है। खजाने की मदद से केशव के हालात अब दोबारा से पहले जैसे हो जाते हैं और दोबारा से अपने वो खेतों पर किसानों से खेती करवाता है। इस हादसे के बाद अब केशव पूरी तरह से बदल चुका था। वो सभी किसानों की मजदूरी को समझता और समय समय पर उनकी मदद किया करता था। वहीं माधव अब अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।